हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। What would a traveler visiting a medieval town expect to find? यानी कि एक जो ट्रैवलर यानी कि यात्री जब किसी मिडिवल टाउन में जाता है तो वो क्या किस उम्मीद से जाता होगा और क्या खोजने के लिए वहाँ पर जाता होगा। तो ये सब निर्भर करता है कि वो गांव या वो टाउन है किस तरीके का। क्या वो एक टेम्पल टाउन है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, या एक कमर्शियल यानी कि व्यापार के दृष्टिकोण से वो टाउन बड़ा है, या पोर्ट टाउन है। हमको उसके नाम से ही पता चल जाता है कि वो किस तरीके का टाउन है, और वहाँ पर अगर वो यात्री गया है तो वो किन पॉसिबिलिटी को यानी कि किन चीज़ों को सर्च करने के लिए वहाँ पर गया होगा। इनफैक्ट मैनी टाउन्स कंबाइंड सेवरल फंक्शंस, और कई सारे ऐसे टाउन्स हैं जिसमें कि हम उसको किसी सिर्फ एक तरीके से नहीं जानते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी हो सकता है, वो टेम्पल टाउन भी हो सकता है, और इन दोनों का मर्जर भी हो सकता है। और कई सारे ऐसे टाउन्स हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ पर बड़े पैमाने में गुड्स प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उनका प्रोडक्शन होता है और फिर वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है उस प्रोडक्ट को या वहाँ की वस्तुओं को। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो टाउन किस तरीके का है। अब अगर हम बात करें इन टाउन्स के बारे में, तो सबसे पहले जो कमर्शियल दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक टाउन था वो हुआ करता था सूरत, मसूलीपट्टनम और हम्पी। ये तीनों वो शहर थे जहाँ से कमर्शियल एक्टिविटी बड़े ही लार्ज बेसिस पर यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती थी। ये सभी शहर इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए कमर्शियल ट्रेड सेंटर्स के रूप में एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे, इम्पॉर्टेंट शहर थे। अब हम लोग जानेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के बारे में। चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था चोला डायनेस्टी के बारे में, जो कि वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था। चलिए आज हम लोग इमेजिन करते हैं तंजवुर, वहाँ की जो कैपिटल है चोला डायनेस्टी की, वो 1000 ईयर्स अगो किस तरीके की होगी। तो सबसे पहले जब हम उस टाउन को इमेजिन करते हैं तो हमें याद आती है कावेरी नदी, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है उस टाउन के एंट्रेंस पर, और जो 12 ही महीने यानी कि पेरेनियल रिवर मतलब जो होती है वो होती है जो 12 ही महीने जिसका फ्लो चलता रहता है। और जैसे ही हम टाउन में एंटर करते हैं तो राजराजेश्वरा टेम्पल के बारे में हमने पढ़ा था। उसकी खूबसूरत घंटियों की आवाज़ें हमारे कानों में गूंजती है, जो कि राजा चोला द्वारा बनाया गया था। और उस टाउन के जो लोग हैं वो उस मंदिर की तारीफ करते नहीं रुकते, क्योंकि इतना सुंदर वहाँ का आर्किटेक्चर है। यानी कि उस मंदिर को जिस तरीके से कार्व करके बनाया गया है वो देखने में इतना खूबसूरत है कि वहाँ के लोग उसकी तारीफ करते, उसको प्रेस करते हुए थकते नहीं हैं। ये टेम्पल बनाया गया था कुंजरामलन राजा पेरुथाचन, हु हैज़ प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स। और इस मंदिर के अंदर एक बहुत ही बड़े शिवलिंग को, मैसिव शिवलिंग मतलब बड़े आकार के शिवलिंग को वहाँ पर स्थापित किया गया है, जहाँ लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर के अतिरिक्त यहाँ पे कई सारी मंडप और पेविलियंस यानी कि रास्ते, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते बड़े बड़े बनाए गए हैं, जहाँ पर राजा और रजवाड़े लोग अपना दरबार लगा के बैठते थे, ताकि वो वहाँ उस मंडप में बैठकर अपने जो सबऑर्डिनेट्स यानी कि उनके हाथ के नीचे काम करने वाले जो वर्कर्स थे, जो मंत्री थे या दूसरे दरबारी होते थे, उनको ऑर्डर्स दे सके, कि आगे की रणनीति बना सके और उनको ऑर्डर्स दे सके। ये सब काम वहाँ मंडपों में बैठ कर के किया जाता था। और इसके साथ ही आर्मी, जो उस टाउन की आर्मी होती थी, जैसे कि कभी किसी पिलग्रिम सेंटर पे हमला हो जाए तो वहाँ की जो आर्मी होती थी वो भी हमेशा वहाँ पर तटस्थ रहती थी, ताकि वो अपने शहर को, अपने टाउन को ऐसे किसी भी घटना से बचा पाए।
थंजावुर में पानी का सप्लाई वेल्स के माध्यम से होता था और साथ ही यहाँ की अगर मार्केट की हम बात करें तो यहाँ का मार्केट हमेशा व्यापारिक दृष्टिकोण से काफ़ी व्यस्ततम मार्केट कहा जाता था। दूर दूर से जो मर्चेंट्स होते थे वो अपने ग्रेन्स को, स्पाइसेस को, कॉटन और ज्वेलरी सेल करने के लिए यहाँ पर आते थे। साथ ही यहाँ पर सलिया और उरियावर नाम की जगह हमेशा कॉटन फ्लेक्स के बनावट के लिए मशहूर थी। यहाँ के जो वीवर्स थे वो हमेशा फाइन कॉटन प्रोड्यूस करते थे राजे रजवाड़ाओं के लिए और नोबल लोगों के लिए, जो एकदम फाइन क्वालिटी का कॉटन फ्लैग है वो तैयार किया जाता था। साथ ही कुछ सस्ता वाला कॉटन भी तैयार किया जाता था जो कि निम्न वर्ग के लोगों के लिए होता था। और यहाँ से अगर कुछ ही दूर हम सवाई मलाई की बात करें तो यहाँ पर स्कल्प्टर्स यानी कि जो मूर्तिकार होते थे वो हमेशा ब्रॉन्ज आइडल्स बनाने में और ऑर्नामेंट्स बनाने में और लैम्प्स बनाने में व्यस्त रहते थे। स्कल्प्टर यानी कि मूर्तिकारों को ही स्थापतीस कहा जाता था, जो सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, तांबे की मूर्तियाँ बनाते थे। ऐसा था चोला डायनेस्टी का थंजावुर शहर। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं टेम्पल टाउन्स और पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में। टेम्पल टाउन या तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र मतलब वो होता है जहाँ पर आस्था का कोई केंद्र होता है, जहाँ पर दूर दूर से लोग अपनी प्रेयर्स ऑफर करने भगवान के पास जाते हैं, तो ये कहलाते हैं टेम्पल टाउन्स या पिलग्रिमेज सेंटर्स। थंजावुर भी एक तरीके का एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का ही, जहाँ पर हमको शहरीकरण भी देखने के लिए मिलता है, यानी कि अर्बनाइजेशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने टेम्पल के बारे में पढ़ा, टाउन के बारे में पढ़ा, जहाँ कि हमको टेम्पल टाउन होने के साथ साथ एक शहरीकरण भी देखने के लिए मिलता है। जो अभी हमने विशेषताएं ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में पढ़ी, वही सारी विशेषताएं हम आजकल के शहरों में भी देखते हैं। टेम्पल टाउन अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, क्योंकि अगर कोई टेम्पल टाउन होगा तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी बहुत जल्दी ही डेवलप होगा। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण, यानी कि अगर ऐसा कोई टाउन है जो कि आस्था का केंद्र है, वहाँ पर शहरीकरण यानी कि व्यापारिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से भी बहुत ही जल्दी वो विकसित होता है। वहाँ के लोगों को उस मंदिर की वजह से रोजगार मिलता है। राजाओं के द्वारा इस तरीके के मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेटीज, यानी कि अलग अलग देवी देवताओं के प्रति उनकी आस्था को प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े मंदिर इस तरीके से बनाए जाते थे। दे ऑल्सो एंडर्ड टेम्पल्स एंड ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एलेबरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। यानी कि ये जो होता था ये एक आस्था का केंद्र तो होता ही था, साथ ही इस मंदिर के थ्रू, इस मंदिर के माध्यम से वो कई सारी लैंड्स देते थे जहाँ पर कि अलग अलग रिचुअल्स यानी कि जो ट्रेडिशन, कस्टम्स हैं वो वहाँ पर सेलिब्रेट किए जा सके। साथ ही मंदिर के पुजारियों को, यात्रियों को भी वहाँ पर रोजगार मिल पाए। आने वाले यात्रीगण वहाँ पे कई सारे डोनेशंस देते थे, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी जो होती थी या मंदिर का जो विकसीकरण है वो जल्दी से जल्दी होता था। अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन को मिला करके बनाया जाता है, जिसमें कि अधिक मात्रा में टिन का प्रपोर्शन होता है, जिसकी वजह से बेल का साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी कि घंटी का जो मधुर आवाज़ होती है वो उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है। चोला डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे अधिकतर जो स्टेचूज होते थे वो ब्रॉन्ज मेटल के ही बनाए जाते थे और उसमें इसी पद्धति का यानी कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक का ही उपयोग करके ये स्टेचूज को बनाया जाता था। हम लोग जानेंगे कि ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती क्या है। तो पहले तो क्या होता है कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें कि कृष्ण की मूर्ति है जो कि कालियावर्धन से वध करते हुए यहाँ पर दर्शित की गई है। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि पहले तो जो मूर्ति को जो आकार है वो वैक्स के माध्यम से दिया जाता है, नहीं कि मोम के माध्यम से दिया जाता है, चूंकि मोम को गढ़ना बहुत ही आसान होता है। और फिर इस मोम के जो स्टैचू को है वो क्ले से यानी कि मिट्टी से कवर अप कर दिया जाता है और एक छोटा सा होल छोड़ दिया जाता है उसमें से, जिससे कि वैक्स को पिघलाकर उस होल से बाहर निकाला जा सके।
इसके बाद जब ये क्ले सूख जाता है तो वो मूर्ति का आकार ले लेता है और फिर इस मिट्टी के स्टेचू पर मोल्टन मेटल यानी कि पिघला हुआ जो मेटल है वो उसके ऊपर पोर किया जाता है, यानी कि डाल दिया जाता है। और जब ये मेटल कूल डाउन हो जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है तो ये सॉलिड आकार ले लेता है, यानी कि ये ठोस बन जाता है और इस तरीके से इन मूर्तियों को तैयार किया जाता है। और जब ये सॉलिड हो जाता है तो धीरे धीरे करके क्ले को साफ कर दिया जाता है, यानी कि जो मिट्टी का ढांचा जो तैयार किया गया था उसको साफ कर दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर पॉलिश की जाती है। और इस तरीके से ये स्टैचूज जो है वो तैयार किए जाते थे, जिसको हम कहते थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक। चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे जानेंगे और इन पिलग्रिमेज सेंटर्स के बारे में। तो जो टेम्पल अथॉरिटीज़ होती थी उनके पास जो ये इनकम होती थी यानी कि जो पैसा आता था वो किसको दे दिया करते थे? ट्रेड यानी कि व्यापारियों को, और बैंकिंग के सेक्टर में इस पैसे को लगाया जाता था। और धीरे धीरे करके क्या होता है कि प्रिस्ट यानी कि पुजारी, वर्कर्स यानी कि वहाँ के काम करने वाले लोग, आर्टिशियंस यानी कि मूर्तिकार, ट्रेडर्स, ये सब लोग धीरे धीरे करके वहीं टेम्पल के ही आसपास बस गए जाकर, और इसी तरीके से टेम्पल टाउन बनता चला गया। टेम्पल टाउन्स इमर्ज्ड अराउंड टेम्पल्स सच एज दोस। यहाँ पर टेम्पल टाउन्स के नाम से फेमस कई सारे मंदिरों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि भिल्ला स्वामी टेम्पल जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है, सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात और कांचीपुरम और मदुराई जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और तिरुपति मंदिर जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये सारे बहुत ही मुख्य इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं। और ये पिलग्रिमेज सेंटर्स आस्था का केंद्र होने की वजह से बहुत ही मुख्य टाउनशिप्स के तरह प्रसिद्ध हो गए, जैसे कि वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, तिरुवन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में है, ये भी इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। राजस्थान का अजमेर शहर भी इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जो कि 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं का कैपिटल हुआ करता था और बाद में यह सूबा हेडक्वार्टर बन गया जो मुगलों के अंतर्गत आता था। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही विशिष्ट एग्जाम्पल है रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही मान्यताएं बहुत ज्यादा है। अजमेर के लेक्स और पुष्कर वो जगहें थी जो हमेशा से ही तीर्थ यात्रियों को अट्रैक्ट करती रही है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो कि एक सूफी संत है, जब वो यहाँ पर आकर स्थापित हुए तो उन्होंने हर तरीके के, हर क्रीड के लोगों को, डिवोटीज को अपनी ओर आकर्षित किया, और ये एक बहुत ही अच्छे सूफी संत थे। अब हम बात करेंगे अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। From 8th century onward, the subcontinent was dotted with several small towns, जहाँ पर कई सारे स्मॉल विलेजेस टाउन्स में बदल चुके थे, एंड दे यूजुअली हैड मंडपिका यानी कि मंडी, जिसको आज हम कहते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरीके के विलेजर्स अपने अपने प्रोड्यूस को सेल करने के लिए आते हैं। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट कॉल्ड हाट यानी कि बाजार होता था एक तरीके का, जहाँ पे कई सारी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को सेल किया जाता था। व्यापारी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए इस हाट बाजार में आया करते थे। Besides this, there were streets for different kinds of artisans such as potters, oil pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, etc. While some traders lived in town, other traveled from town to town. यानी कि कुछ तो ऐसे व्यापारी होते थे कि जो वहीं पर स्थित हो जाते थे, वहीं पर बस जाते थे, और कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो गांव भटक करके, गांव जा करके अपने प्रोड्यूस को सेल करते थे। और कई लोग यहाँ पर हाट करने भी आते थे, यानी कि कुछ व्यापारी जो होते थे वो अपनी वस्तुओं को बेचने आते थे, वहीं लोग दूर दूर से यहाँ आसपास के गांवों से यहाँ पर खरीदने के लिए भी आते थे। और यहाँ पर जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, सैफरन, बेटलनट यानी कि सुपारी, एंड स्पाइसेस लाइक पेपर यानी कि काली मिर्च जैसे वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए व्यापारी आया करते थे। जब यह ग्राम और विकसित हुआ तो यहाँ पर समानता
यानी कि आजकल के टर्म में अगर हम उसको कहें तो जमींदारों ने यहाँ पर कर वसूलना शुरू कर दिया। जो भी ट्रेडर्स, आर्टिशियंस और आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते थे उन पर एक तरीके का टैक्स यानी कि कर वसूला जाता था, और ये जो कर है वो जमींदार अपने माध्यम से उनको वसूलते थे। कभी कभी ये जो हक है वो मर्चेंट्स को या बड़े बड़े जो व्यापारी होते थे उनको भी दिया जाता था, वो भी इस कर को वसूल सकते थे। और इस तरीके से हमको वहां पर इंस्क्रिप्शन में इसका जिक्र देखने के लिए मिलता है। राजस्थान से हमको जो इंस्क्रिप्शंस प्राप्त होते हैं उनमें हमको कई तरीके के करों के बारे में जिक्र देखने के लिए मिलता है, जिसमें से शुगर, जैगरी यानी कि शक्कर और गुड़ पर, डाइस, थ्रेड, कॉटन, सॉल्ट, एरिका, कोकोनट बटर और सीसम ऑयल और कपड़ों पर भी कर वसूला जाता था। इसके सिवाय कई और प्रकार के भी कर व्यापारियों द्वारा वसूले जाते थे, जैसे कि सोल्ड मेटल गुड्स, फिर डिस्टिलर्स के ऊपर, ऑयल्स के ऊपर, कैटल फॉडर यानी कि चारे के ऊपर और क्रेन्स के ऊपर यानी कि अनाजों पर भी कर वसूला जाता था। कई सारे कर को कैश के रूप में वसूला जाता था और कई सारे कर जो होते थे वो बार्टर यानी कि कलेक्टेड इन काइंड इन टर्म्स ऑफ सम यूजफुल थिंग्स इट इज कलेक्टेड। अब हम बात करने वाले हैं बिग और स्मॉल ट्रेडर्स के विषय में। देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, दिस इंक्लूड द बंजारास, जिसके बारे में हमने 7 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेवरल ट्रेडर्स, स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स यानी कि घोड़े के व्यापारी, formed associations with headmen who negotiated on their behalf with warriors who bought the horses। यानी कि जो इस तरीके से जो बड़े व्यापारी होते थे यानी कि घोड़े के व्यापारी होते थे उनके द्वारा एक एसोसिएशन यानी कि एक समिति बनाई गई थी, जिसका जो मुख्य होता था यानी कि जो मुखिया होता था वो व्यापारियों के बीच में और जो इन घोड़ों के खरीदार होते थे उनके बीच में निगोशिएशन यानी कि कीमतों के ऊपर एक निगोशिएशन करता था ऑन बिहाफ ऑफ बोथ द पार्टीज। और इस तरीके से उन घोड़ों का जो है मूल्य तय किया जाता था और फिर उस मूल्य पे समर्थन मूल्य पर उन वस्तुओं को या घोड़ों को बेचा जाता था। क्योंकि इन व्यापारियों को कई सारे किंगडम्स और फॉरेस्ट से होकर गुजरना पड़ता था, तो ये लोग कारवा यानी कि बग्गियों का या घोड़ा गाड़ियों का उपयोग करते थे अपने स्थान पर पहुंचने के लिए। एंड दे ऑल्सो फॉर्म गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। यहाँ पर गिल्ड का अर्थ है समितियां, जो कि उनके हकों का, उनके जो इंटरेस्ट है उनकी सुरक्षा दे पाए। 8वीं शताब्दी में साउथ इंडिया में कई सारी ऐसी समितियां जो थी वो बनाई गई थी। उसमें से जो मुख्य फेमस समितियां हैं उनका नाम है मणिग्राम और नानादेशी। मुख्यतः पेनिसुला और चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में अपना ट्रेडिंग करते थे। इनके सिवा दूसरी कम्युनिटीज भी जो है वो एक प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप के रूप में उभर रही थी, जिनमें छेतिहार और मारवाड़ी ओसियाल शामिल थे। साथ ही गुजरात के भी ऐसे कई सारे ट्रेडर्स थे जो कि दोनों ही कम्युनिटीज के थे, हिंदू और मुस्लिम, जिसमें कि हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा लोग इंक्लूडेड थे, जो कि अपना सामान, जो कि अपनी ट्रेडिंग रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में किया करते थे। वो अपने यहाँ के टेक्सटाइल्स को यानी कि कपड़े को और स्पाइसेस को यहाँ से बेचते थे, जिसके बदले वो वहाँ से अफ्रीका के आइवरी, गोल्ड और चाइना के ब्लू पॉटरीज और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना की सिल्वर यानी कि चांदी को एक्सचेंज में अपने भारत में लाया करते थे या उनकी ट्रेडिंग किया करते थे। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वेस्टर्न कोस्ट पे बसने वाले जो टाउन्स होते थे वो अरब लोगों का एक तरीके से अरबी, पर्शियन, चाइनीज, ज्वेश और सीरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स की बसावट होती थी वहां पर, जो अपने इंडियन स्पाइसेस और क्लोथ को रेड सी पोर्ट पर जाकर सेल आउट किया करते थे और जो कि इटालियन ट्रेडर्स द्वारा एक्सचेंज में लिया जाता था। और इस तरीके से अपना जो यहाँ भारत देश का माल था वो यूरोपियन मार्केट्स तक पहुंचता था, जहां पर के उन्हें बहुत ही हाई प्रॉफिट पर बेचा जाता था, यानी कि बड़ी कीमत पर, बड़े दामों पर उसको वहां पर सेल आउट किया जाता था।
हमारे यहाँ पर यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो बनने वाले स्पाइसेस थे जैसे कि पेपर, सिनामॉन, ये ड्राइड जिंजर, ये उनके खानों का यानी कि उनके कुकिंग स्टाइल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बन चुके थे, महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। और हमारे यहाँ का जो कॉटन क्लॉथ था वो भी काफी अट्रैक्टिव था, जो भी वहाँ का मुख्य पार्ट हो चुका था। और इस प्रकार ही यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे उनका अट्रैक्शन भारत बनता चला गया। आगे हम लोग बात करने वाले हैं काबुल के बारे में, जो पॉलिटिकली और कमर्शियली दोनों ही अब अफगानिस्तान का हिस्सा बन चुका है, अफगानिस्तान का पार्ट बन चुका है। 6th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो काबुल और कंधार वर लिंक टू सिल्क रूट, यानी कि दोनों ही सिल्क रूट से जुड़े हुए थे। यहाँ पर हमको एक बड़े व्यापारी के बारे में बताया गया है जिसका नाम है जीन बैप्टाइज ट्रेवनियर, जो कि एक हीरे का व्यापारी था। उसने ऐसा कहा है कि यहाँ पर घोड़ों का एनुअल व्यापार जो होता था वो 30,000 वार्षिक होता था, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था उन दिनों। आजकल हमें 30,000 इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता था उन दिनों, जिसका व्यापार वार्षिक तौर पर वहां उस रूट पर किया जाता था। साथ ही कैमल्स के माध्यम से फ्रूट्स, डेट्स यानी कि खजूर, कारपेट, सिल्क और इवन फ्रेश फ्रूट भी काबुल से सब कॉन्टिनेंट और बाकी जगहों पर भेजे जाते थे। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो स्लेव्स होते थे उनको भी यहाँ पर बेचने के लिए लाया जाता था। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे क्राफ्ट्स इन टाउन्स। तो इनमें हम लोग बात करने वाले हैं बीदर के क्राफ्ट पर्सन की, जो कि अपने इनले वर्क के लिए काफी मशहूर थे। जो वर्क आजकल हमको ताजमहल पर या मुगल मॉन्यूमेंट्स पर देखने के लिए मिलता है, जो कॉपर और सिल्वर पे नक्काशीकारी जो की जाती है, उस वर्क के लिए यहाँ के जो क्राफ्ट पर्सन थे वो काफी फेमस थे और इसीलिए उनको बिदरी नाम से ही पुकारा जाता था। साथ ही पंचालास और विश्वकर्मा कम्युनिटी जो थी उनमें कई सारे व्यापारी होते थे जो गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और मेसन्स यानी कि राजमिस्त्री हुआ करते थे और कारपेंटर्स हुआ करते थे। और ये सभी अपनी एक मुख्य भूमिका निभाते थे बिल्डिंग्स और टेम्पल्स के बिल्डिंग्स में। इन लोगों का बहुत ही मुख्य योगदान होता था बड़े बड़े प्लेसेस के, पैलेसेस के, बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शंस में, टैंक्स और रिजर्वायर्स के कंस्ट्रक्शन में इनका एक बहुत ही मुख्य योगदान हुआ करता था। सिमिलरली यहाँ पे इसी प्रकार के जो वीवर्स थे, जो कि सेलियार और काइकोलार्स होते थे, वो एक बहुत ही प्रॉस्परस कम्युनिटी मानी जाती थी, यानी कि संपन्न समुदाय माना जाता था, जो कि बड़े बड़े डोनेशंस दिया करते थे इन मंदिरों की बनावटों के लिए। इनमें से जो कई व्यापारी थे वो क्लॉथ मेकिंग जैसे कि कॉटन की क्लीनिंग में, स्पिनिंग में और डाई करना यानी कि उसकी रंगाई में बहुत ही स्पेशलाइज थे और वो अपना अपना काम जो है वो इंडिपेंडेंटली करते थे। यहाँ पर देखिए आपको उदाहरण के लिए ये एक मेटल पे जो नक्काशीकारी की गई है वो आपको बताई गई है। साथ ही यहाँ पर जो क्लॉथ की जो स्पिनिंग, वीविंग और डाई का तरीका है वो उसका भी एक नमूना आपको यहाँ पर पेश किया गया है कि ये किस प्रकार का काम उस समय किया करते थे। अब हम लोग बात करेंगे चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स, यानी कि किस प्रकार से जो उस समय ये शहर बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे, किस प्रकार बदलते समय के साथ इनका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता गया या उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी थी। तो अगर हम बात करें गुजरात के अहमदाबाद की, तो वो आज भी मेजर कमर्शियल सिटी के रूप में माना जाता है, जो आज भी वहां पर व्यापार जो है वो कमर्शियली मेजर सिटी मानी जाती है। लेकिन अगर हम थंजावुर की बात करें तो समय के साथ साथ उसने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी है। साथ ही मुर्शिदाबाद जो कि भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल भी है, उसने वो बहुत ही प्रोमिनेंट जगह मानी जाती थी अपने सिल्क ट्रेडिंग की वजह से, पर समय के साथ साथ उसने भी अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो खो दी, क्योंकि वहां के जो वीवर्स थे उनको बहुत ही टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा बंगाल की चीप मील्स की वजह से, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी जो अहमियत थी वहाँ के सिल्क के लिए जो वो प्रसिद्ध था, वहाँ के वीवर्स जो उनकी वहाँ की बुनकारी के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने समय के साथ साथ अपनी जो कीमत थी वो वहाँ पर खो चुके थे।
तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा वीडियो का पहला पार्ट, जो कि चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।